मैं आई कम सर? आइए। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। आपने बीकॉम किया? यस सर। अच्छा। और पीजी वाले ने किया? यस सर। पीजी नहीं किया? यस सर, पीजी भी मैंने किया है सर। एमकॉम किया? नो सर, मैंने एमबीए किया है। एमबीए किया है? यस सर। और आपने बीपीएससी में यहाँ क्या रखा ऑप्शनल? कॉमर्स सर। कॉमर्स ही रखा है? यस सर। ठीक है। अकाउंट्स और ऑडिट में क्या डिफरेंस है? सर अकाउंट्स एक पर्टिकुलर हेड का जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे सब सारे आइटम्स को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब हम उसे क्लासिफाई करते हैं तो एक हर आइटम का एक अलग अलग अकाउंट बनाया जाता है सर। उसमें उससे रिलेटेड सारे जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं सबको एक साथ हम लोग लिख देते हैं। और ऑडिटिंग होता है सर, अकाउंट जो हमने बनाया है उसमें कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई है, एरर एंड फ्रॉड के चांसेस तो नहीं है, उनकी चेकिंग करना, यही ऑडिटिंग है सर। ठीक है। शाहनवाज रजा, यस सर। आप कहाँ से आते हैं? सर मैं अररिया जिला का रहने वाला हूँ। अररिया, किशनगंज, खगड़िया, Yes. एकदम यस पूर्वी छोर यस सर। अररिया। ओके। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ से बोले? अररिया से आते हैं। यस सर। अच्छा बताइए, इधर एक फिल्म आई थी, टेलीफिल्म है वो, जिसको बोलते हैं चंपारण मटन। आपने नाम सुना है? सॉरी सर। ये फिल्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको ऑस्कर के लिए नामित हुई है। जी, ये इम्पोर्टेंट बात है। आपने इसके बारे में सुना है? नहीं सर, पर मैं देख लूँगा सर। ठीक, इसको आप देख लीजिए। ये इथेनॉल, ये क्या है? इसके बारे में, इसका इम्पोर्टेंस क्या, क्यों बढ़ रहा है अभी? सर इथेनॉल को सर हम एज एनर्जी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, बायो वेस्ट का यूज़ करके, ताकि कि वेस्टेज ना हो, इसीलिए। और सर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी कमी होती चली जा रही है, और इसमें सर बायो फ्यूल का इस्तेमाल करके, बायो प्रोडक्ट्स का सर इस्तेमाल करके हम लोग एनर्जी का निर्माण करते हैं, और जो हमारे रिन्यूएबल डिपेंडेंसी को भी बढ़ाता है और नॉन रिन्यूएबल को कम करता है सर। अच्छा ये बताइए कि बिहार में अभी कृषि रोड मैप लागू होना है, सरकार तैयार है उसके लिए, उसका क्रक्स क्या है, मेन पॉइंट क्या है? सर ये कृषि रोड मैप 4 सर लॉन्च होगा सर। 2023 से 2028 का टाइम पीरियड रखा गया है, और इसमें बेसिकली सर हम लोग तिलहन दलहन और जो पोल्ट्री फार्मिंग है और हॉर्टिकल्चर है, इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे, क्योंकि सर अभी तक 3 रोड मैप हमने लागू कर दिए हैं, और हमने उसमें उसका मेन मोटिव था कि हमें फूड ग्रेन में सर अच्छा परफॉर्म करना था, मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स में आने थे, और हम लोग उसमें सेल्फ रिलायंट हो गए हैं। तो इसीलिए इस रोड मैप का फोकस है कि हमें अदर एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर फोकस करना चाहिए। ओके ओके ओके। ये बताया हमको, मिलेट क्या होता है? अब मिलेट का इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ गया इधर? सर मिलेट जो है कि कई मोटे अनाजों का समूह है सर। बिहार में कौन कौन से मोटे अनाज होते हैं? सर यहाँ पे बाजरा, रागी सर ज़्यादा। अच्छा। और बाजरा और ज्वार जो है कि वो राजस्थान वाले एरिया में। ये असल में सर इसमें कम पानी में भी इसे उगाया जा सकता है। इसकी एक अच्छी बात ये है कि ड्राउट वाले सिचुएशन में हम इसका प्रोडक्शन। अच्छा ये बताइए कि बिहार सरकार ने एक श्री खेती का आरंभ किया है, उसका क्या पर्पस है? सॉरी सर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ श्री खेती? SRI, लो वाटर कंजम्पशन के आधार पर खेती ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन को लेने का एक वो स्कीम है। आपको इसके बारे में सुना है? सुना था सर, पर ज़्यादा पता नहीं है। अभी अपने सर को बताया था कि बिहार में सर्वाधिक कृषि होती है रागी की। यस सर। आप हमें बताएंगे कि जो जितने भी मिलेट्स हैं, है ना, उनमें कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सॉरी। और वो कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है, इवन कि डायरेक्ट कैल्शियम से भी ज़्यादा। सॉरी सर। तो हाँ, मैं पूछना ये चाह रहा था कि अभी बिहार में महिलाओं के लिए, है ना, यहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स ने किसी खाद्यान्न को एसेंशियल घोषित कर दिया कि महिलाओं को ये खाद्यान्न खाना ही चाहिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम सप्लीमेंट सर्वाधिक है। और ख़ास करके आप देखिएगा, जो महिलाएं आज के जो आंगन वाला घर का कॉन्सेप्ट तो रहा नहीं, खास करके शहरों में, है ना, तो महिलाएं दिन भर घर के चार दीवारी में बंद रहती, तो जो विटामिन डी है, कैल्शियम है, ये शरीर में बिल्डअप नहीं हो पाता।
और उसके कारण क्या होता है, कमर दर्द, पीठ दर्द और शरीर के बाकी हिस्सों में दर्द उभरता है। उससे उभरने के लिए मेडिकल ऑफिसर्स ने एसेंशियल घोषित कर दिया कि वो अनाज आपको खाना ही चाहिए। वो कौन सा अनाज है? सॉरी सर। आज बिहार में उस अनाज का बड़ा महत्व है। आज बिहार में कोई विशेष त्यौहार मनाया जाता है या मनाया जा रहा है? कुछ आइडिया है? अखबार में पढ़ा होगा, मोबाइल पर आया होगा। आज सुबह अपने न्यूज़पेपर पढ़ा है? यस सर। अच्छी बात। आज बिहार में जो माता हैं वो अपने बच्चों के दीर्घायु की कामना करने के लिए जितिया का त्यौहार करती हैं, यस है ना। अब बिहार के कल्चर का बड़ा हिस्सा है ये। यस और जितिया में उस अनाज का बड़ा महत्व है। मैंने आपको क्लू दिया, और वही अनाज बिहार में महिलाओं के लिए एसेंशियल कर दिया गया है। सॉरी। चलिए, तो वो जो अनाज है वो मड़ुआ है। मड़ुआ समझते हैं ना, रागी आप ही खुद बताए, यस है ना। चलिए, ये बताइए, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है यस उसमें ऐसा कहा जा रहा है, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो पुरानी पॉलिसी का ही क्या है, थोड़ा बहुत रद्द बदल करके बना दिया गया है। आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपके दृष्टिकोण से जो नई शिक्षा नीति है उसकी कुछ 4-5 विशेषताएं बताइए तो, जो अलग हट के इसको अलग दिखलाता है। सर, इसे सर कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा लाया गया था सर, रिकमेंड किया गया था सर। ये 5+3+3+4 इस बेस पे है सर। ठीक है। और ये पुरानी शिक्षा नीति से इसलिए अच्छी है क्योंकि सर इसमें हमें जल्दी, एक बच्चे को जल्दी अपने करियर को सिलेक्ट करने की आज़ादी होगी। अब पुरानी शिक्षा नीति में सर ये थोड़ा हम लोगों को लेट मौका मिलता है। लेकिन जो नई शिक्षा नीति में करियर को ऑप्ट करने की आज़ादी होगी उसमें क्या होगा सर? इसमें स्किल्स डेवलपमें और होगा ना, वोकेशनल ट्रेनिंग। तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग तो दे दिया जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग के बाद बिहार एक गरीब राज्य है ना, या भारत के अधिकांश राज्य गरीब हैं, तो ट्रेनिंग के बाद उनको स्वरोजगार शुरू करने के लिए पूंजी चाहिए। यस सर। पूंजी कहाँ से आएगा? सर, बिहार गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है सर। बिहार गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। और नहीं, मेरी बात सुनिए, समझे, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात नहीं है। मान लीजिए आपके घर में कोई एक बच्चा है और वो क्लास 7-8 के बाद स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ गया और किसी खास कार्य के लिए वो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। यस सर। अब प्रशिक्षण जब प्राप्त कर लिया तो उसको स्वरोजगार चाहिए, है ना, कुछ यंत्र चाहिए, कुछ मशीन चाहिए, तो उसके लिए पूंजी कहाँ से आएगा? क्या समस्या तो वहीं घूम के आ जाती है ना कि भाई पूंजी नहीं है। सर, युवा उद्यमी योजना सर बिहार गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इसमें सर वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रही हैं विद इंटरेस्ट फ्री लोन्स। उसके अलावा सर और भी नहीं, गवर्नमेंट भारत सरकार ने कोई योजना शुरू किया है क्या इसी आलोक में? सर इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के नहीं, लिए वो तो सब प्रशिक्षण कार्यक्रम है। आप प्रश्न समझ नहीं रहे। सारे के सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए उनको पूंजी चाहिए। यस। तो पूंजी के लिए या पूंजी आपूर्ति के लिए क्या भारत सरकार ने कोई कार्यक्रम चला रखा है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। मुद्रा योजना का नाम सुना आपने? यस सर। मुद्रा योजना क्या है? भारत सरकार की सर एक स्कीम है जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं सर लोकल लेवल पे। जो भी अगर कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है ताकि वो छोटे मोटे बिजनेस को भी कर सकें। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। भारत सरकार का जो स्वरूप है वो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष है? यस पक्का है ना? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता? सर, हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा। ये तो नहीं, हमारे देश का कोई धर्म नहीं, ऐसा तो नहीं। मतलब अच्छा, पहले ये बताइए, खास धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे। धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में आप अंतर कहाँ जानते हैं? सर, नहीं कर पाते। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है? संविधान पढ़ा होगा आपने, Yes, sir. कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा होगा। यस, क्या है? पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ये पंथ निरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत कहाँ से हुई है? सॉरी सर। अमेरिका से, यूरोप से। यस। ठीक है। तो जो पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता है जिसमें जो थोड़ा अंतर है ना, तो अमेरिका या यूरोपीय देशों का जो धर्म निरपेक्षता वो अलग है, हमारा धर्म निरपेक्षता अलग है। वहां तो कहा गया कि सभी धर्मों से पर्याप्त दूरी बना लीजिए, ये धर्म निरपेक्षता है। हमारे यहाँ है सभी धर्मों को समान नजरिए से देखा जाएगा, सभी धर्मों को फलने फूलने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। यस। ये है ना। यस सर। तो ये जो भारत सरकार हज यात्रा के लिए धार्मिक अनुदान देती है, यस। देती है ना, यस सर।
लेकिन दूसरे धर्म के धर्मावलंबियों के लिए धार्मिक यात्रा के लिए कोई अनुदान नहीं देती है। ये लगता है कि सरकार धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखी है। सर हज यात्रा के लिए सर वो लोग अल्पसंख्यक में आते हैं और उनकी इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। नहीं तो ठीक है, अब दूसरे धर्म में भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले, खराब कमजोर इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले लोग हैं ना। यस सर। तो सर इनकी गवर्नमेंट को सर इसकी जांच करानी चाहिए। और जो मैंने अब तक बिना गवर्नमेंट जांच किए दिए जा रही थी। नहीं सर, जैसे सर फॉर एग्जांपल अभी कास्ट सेंसस किया गया तो समाज में प्रतिनिधित्व किसका कितना है और किसे कितना वो तो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए गया। हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि भारत की सरकार अपने पंथ निरपेक्ष स्वरूप को कहां अक्षुण्ण बना कर रखी है। एक तरफ वो किसी खास धर्म के लोगों को प्रमोट करने के लिए, वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए वो हज यात्रा करने के लिए दे रही है, और दूसरे धर्मावलंबियों के लिए ऐसी कोई सुविधा व्यवस्था नहीं। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? और ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के रहते क्या भारत सरकार दावा कर सकती है कि वो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है? सर भारत, सॉरी सर। चलिए एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए, है ना, कि आपने लिखा है मसल बिल्डिंग आप करते हैं। जो मसल बिल्डिंग है इसका प्रशासन में कहां कहां उपयोग हो सकता है? सर फिजिकल एक्सरसाइज तो सर एक नीड है, सबको करनी है। लेकिन सर मसल्स बिल्डिंग को सर एक स्पोर्ट्स की तरह देखा जाता है। तो अगर मैं प्रशासन में जाता हूँ और सर तो मैं इसका यूज वहाँ पे कर पाऊंगा, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। लेकिन शाहनवाज, मुझे लगता है कि अगर आप इस क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं मसल बिल्डिंग में, तो एक अच्छा मसल बिल्डिंग बना करके आप तुरंत एशियन गेम और नेशनल गेम्स में जा सकते हैं, आपकी पहचान बनेगी। और जहाँ तक आप प्रशासनिक सेवा में भी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नाम की भूख तो है ही कि हम एक अधिकारी बने। तो इससे ज़्यादा नाम, इससे अधिक पैसा, इससे ज़्यादा शोहरत जो है आपको मसल बिल्डिंग में मिल सकता है। फिर प्रशासन में आकर के वो कागजी दांव पेच में क्यों फंसना चाहते हैं? सर मसल्स बिल्डिंग सर सिर्फ मेरी हॉबी है सर। अच्छा, मैं गेम नहीं खेलता हूँ मैं, लेकिन मुझे एक अच्छी बॉडी बनानी होती है। जब भी मैं नहीं, ये व्यवहारिक रूप में भी दिख रहा है, आपका शरीर काफ़ी अच्छा है ना, बलिष्ठ भी है। तो मेरा मानना है कि इसी क्षेत्र में, है ना, आप अपने आप को स्थापित करके अपने राज्य और राष्ट्र का नाम रोशन कर सकते हैं। और क्या है सबसे बड़ी बात कि शोहरत खूब मिलेगी इसमें आपको। यस, बॉडी बिल्डिंग में सर ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है सर, और रिटर्न भी। और बॉडी सर क्षणिक भंगुर चीज़ है, अगर एक बीमार हो गए या फिर वो बहुत डाउनफॉल बहुत फास्ट होता है सर। तो मैं सिर्फ सर फिटनेस के लिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि हमारा सेल्फ स्टीम अच्छा रहे, इस वजह से मैं बॉडी मसल्स थोड़ा की शर्ट पहनूँ तो थोड़ा अच्छा लगे, तो इस वजह से मैंने शुरू की थी सर। और मुझे जब, और सर ये फिर बाद में मुझे पता चला कि जब भी मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ या नींद नहीं आती है मुझे, तो उसमें भी इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है। इसको मैं चला जाता हूँ वर्कआउट करने और मुझे बहुत बहुत अच्छी नींद आती है सर। चलिए ठीक, थैंक यू। एक दो सोशल इशूज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपने LGBTQ के बारे में सुना है? यस सर। ये क्या होता है? लेस्बियन सर, ये ओके, लेस्बियन सुना है आपने ना, हो गया, बस उसी ग्रुप में आता है। ओके, आपने लिव इन रिलेशन के बारे में सुना है? यस सर। ये भारतीय समाज में, हमारे सोसाइटी में इसकी उपयोगिता कहाँ तक उचित है? मतलब कहाँ तक इसका भविष्य आप देखते हैं? ये सही है, गलत है, सोशली एक्सेप्टेबल है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरा मतलब आपका इसमें, इसके बारे में ओपिनियन क्या है? सर मुझे लगता है कि सोसाइटली ये सर एक्सेप्टेबल अभी तो नहीं है, क्योंकि हमारा एक इंडिया की सर एक लेगेसी रही है, और जिसमें लिव इन को अलाउ नहीं किया गया था पहले से, शुरू से ही। लेकिन कोर्ट तो अलाउ कर दिया सर, कोर्ट ने अलाउ किया क्योंकि सोसाइटी अभी थोड़ी सी चेंज हुई, वर्ल्ड ऑर्डर थोड़ा चेंज हुआ, हम लोग ग्लोबलाइज हो रहे हैं। लिव इन रिलेशन सही है कि गलत है? सर अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद देखा जाए तो सही है, लेकिन सर आप सही होने के पक्ष में 3 तर्क दें। सर मोर देन 18 है, अगर मोर देन 21 है, अगर वो मैच्योर हैं, इनफ मैच्योर हैं, और उन लोगों की अगर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन रही है, तो वो लोग एक साथ रह सकते हैं। ओके, लेट मी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस प्रॉब्लम। मान लीजिए घर में एक पिता है, एक भाई है। पिता की बेटी और भाई की छोटी बहन जो 18 साल की है, वो कहती है बगल के किसी एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशन में रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब 18 साल की हो गई हूँ। सोसाइटी, उसका पिता उसको परमिट करेगा कि नहीं करेगा? सर ये डिपेंड करता है कि उनके जो फादर हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। अगर वो सेल्फ डिसीजन अगर खुद से ले सकती है, डिसीजन ले अगर सकती पिता है। को भरोसा हो कि यह व्यक्ति इसको धोखा दे सकता है, इसकी जिंदगी खराब कर सकता है, तो
पिता तो पिता है, तो सर वो तो सोचेगा। यस सर, तो वो तब? अपनी बेटी को समझा सकता है, कन्विंस करने की पूरी कोशिश करे कि ये लड़का आपके अच्छा, लिए न सही नहीं है। कन्विंस हो तो फिर हमारा संविधान सर अलाउ करता है इसको। नहीं, संविधान अलाउ करना अलग बात है, सोसाइटी अलाउ करता है कि नहीं? सोसाइटी अभी इसके लिए तैयार नहीं है आप क्या भविष्य देखते हैं? सर। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ हाँ, पर्सनली मैं तो जानना सर, चाहता हूँ। लिव इन को अलाउ नहीं करना चाहिए नहीं करना मेरे चाहिए। ख्याल से, अच्छा, क्योंकि सर इसका इसके future- समाज पर क्या बुरे प्रभाव पड़ेंगे? आप 3 प्रभाव बता दें। यस सर, एक तो सर लिव इन का भी, लिव इन में रहने के लिए एक कंडीशंस हैं कुछ की रहना चाहिए, जैसे मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन क्या होता है कि बच्चे जो हैं छोटे हैं, अभी बाहर रह रहे हैं घर से, वो इन सब चीज़ों को देखकर एक गलत परसेप्शन बना सकते हैं कि नहीं, जब वो बड़े रह रहे हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं, जबकि हम गलत एग्जाम्पल जाएगा हाँ, सोसाइटी में। यस सर, एक तो वो ये हेल्दी जाएगा। नहीं होगा यस सोशल सर। रिलेशन। और इसका ये रहता है कि सर सोसाइटी वाले जो हैं, जो लिव इन में रहते हैं सर, उनका सक्सेस रेट कम है उस टाइम, क्योंकि सर हर रिश्ते में फ्लक्चुएशंस, कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। लेकिन हम लोग इसीलिए टिके रहते हैं अरेंज मैरिज में, इसीलिए टिके रहते हैं क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में हमारे फादर और हमारे ससुर जी जो भी हैं, बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग, वो हमें सपोर्ट करते हैं और उसको संभालते हैं अगर हम जब भी इमोशनली अनबैलेंस होते हैं। लेकिन लिव इन में उन लोगों की दुआएं शायद साथ नहीं होती हैं, तो एक ये मसला होता है नहीं टिकने का, लिव इन का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। तो पर सर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। चलो, बहुत अच्छा, धन्यवाद। मैं कमिंग सर? यस यस, आइए, बैठिए, बढ़ जाइए। थैंक यू सर। आपको अच्छा रहा, आपने अच्छा जवाब दिया, सोच समझ के जवाब दिया, तो पॉइंट दिया, आप पूरा जवाब दिया। थोड़ा सा हम तो चले गए थे, वो ऑडिट वाला सवाल का जवाब आप ठीक नहीं दे पाए, ओके सर। है ना। ऑडिट में केवल जांचें नहीं करते हैं, बल्कि देखते हैं कि वो लीगली वैलिड है कि नहीं। लीगल वैलिडिटी बहुत जरूरी है उसमें, है ना। ठीक है, शालिमा जी, वाकई आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था, है ना। हम लोगों ने 1-2 प्रश्न जानबूझ करके ऐसे पूछे आपसे जिससे आपके ऊपर तनाव उत्पन्न हो, है ना। और ये देखना चाहते थे कि भाई आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कितना अच्छा कर लेते हैं। बहुत अच्छा किया आपने, बड़े अच्छे से आपने जवाब दिया, और जहाँ नहीं आपको पता था आपने सॉरी भी बोला, है ना। तो कभी कभी बीच में चेहरे पर थोड़ा सा तनाव या घबराहट आ रही थी, हमने देखा, लेकिन वो अब एक आध, कब है इंटरव्यू आपका? मेरे सर 12 को है, तो एक आध इंटरव्यू और दीजिएगा। कहिएगा कि आप बोलेंगे देश का कोई धर्म नहीं होता है, ऐसा मत कहिएगा, है ना। यस सर। आप ये कहिए कि सरकार का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आप सब पहुँच जाइए। वहाँ सरकार का, देश का धर्म होगा, ठीक, सरकार का धर्म नहीं होना चाहिए, उनका अपना धर्म, है ना। ऐसे कहिएगा तो ठीक, बाकी सब ठीक है। ठीक है। और जो है, जो शूज है ना, ड्रेस तो ये नहीं रहेगा, नहीं सर, है ना, ड्रेस रहेगा। शूज भी जो है ना फॉर्मल पहनिएगा, यस है ना, वो आइडियल माना के है। लिए दिया हुआ है। हाँ नहीं ठीक है, समझ गए। तो हमने कहा कि आपको इंडिकेट कर दिए ताकि दिमाग में रहे, कई बार ऐसे हो जाता है। तो बाकी ओवरऑल आपका बहुत अच्छा, और हम लोग को आपसे बहुत होप भी है ना। आपका सिलेक्शन हमको लगता है कि हो जाना चाहिए इस बार। और बोर्ड ने, जानते हैं, सहर्ष सबको सर्वसम्मति से आपको कितना अंक दिया होगा, 100 में कितना अंक दिया होगा? हम लोग 100 में आकलन कर रहे हैं ताकि परसेंटेज निकालना आसान हो। आप गेस कीजिए तो कितना अंक मिला होगा आपको? 70 सर। नहीं, इससे ज़्यादा मिला। अगर आपने लास्ट प्रश्न का जवाब सही नहीं दिया होता तो आपको 70 से कम नंबर रहता, लेकिन लास्ट प्रश्न का जवाब आपने बहुत सिस्टमेटिक, बहुत पॉजिटिव आंसर दिया, बिना घबराहट के दिया, और इससे हम आपके पर्सनालिटी और आपके एटीट्यूड की जांच कर पाए, और इसलिए आपको सर ने 75 मार्क्स दिया है, अच्छा मार्क्स, जो बहुत अच्छा है। 100 में 75 मतलब 75% मार्क्स, डिस्टिंक्शन मार्क्स है, इसलिए बहुत अच्छा है आपको। और थोड़ा सा जो 1-2 चीज़ है हम लोग लिख दिया उसको, है ना, आप उसको काइंडली देख लेना। तो हमको लगता है ये आराम से 80 पहुंच जाएगा, 80% नंबर। और 80% का मतलब है कि श्योर सिलेक्शन आपका। यस ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक। सर। मैं कुछ हाँ बोलो सर। वो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष वाला जो सवाल, देखिए उसमें क्या होता है ना कि भारत में एक धर्म तो है नहीं। जैसे हिंदू, मतलब हम कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के भी कई शाखाएं हैं ना, शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, वगैरह वगैरह। अब उसके भी कई सब पार्ट्स हैं, तो उसको हम लोग पंथ कहते हैं। एक धर्म के अंदर कई पंथ हैं। आपके यहाँ भी है, शिया है, सुन्नी है, वो भी पंथ है अलग अलग। तो पंथ जब है ना, भारत जो है वो धर्म निरपेक्ष नहीं है। देखिए यूरोप में क्या हुआ था मालूम है कि
जो कैथोलिक संप्रदाय था वही चल रहा था। लेकिन देखिएगा यूरोप में ईसाई धर्म में धर्म सुधार आंदोलन हुआ, जैसे हमारे वहां हुआ, वहां भी हुआ। तो वहां एक नई शाखा का विकास हुआ, प्रोटेस्टेंट, जैसे आप देखते हैं ना, हीनयान के बाद महायान हुआ, सुधारवादी, तो वैसे वहां भी था। तो वो क्या बना, प्रोटेस्टेंट बना। अब क्या था, कुछ लोग प्रोटेस्टेंट थे, कुछ लोग कैथोलिक थे। अब वहां राजा के लिए समस्या ये थी, कैथोलिक का पक्ष लेता तो प्रोटेस्टेंट के सहयोग से वंचित, और प्रोटेस्टेंट का पक्ष लेते तो कैथोलिक के सहयोग से वंचित। तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से शासन चलाना था, इसलिए क्या किया, धर्म से अपने आप को दूर कर लिया। तो वहां क्या था कि सभी धर्मों से पर्याप्त दूरी कोई बताया क्या था, धर्मनिरपेक्ष। लेकिन भारत में क्या है, भारत में इसका ठीक उल्टा है। वो सभी धर्मों से दूर नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सभी धर्मों के विकास के लिए समुचित अवसर प्रदान करता है। नहीं समझे? अब मोबाइल में क्या होता है कि भाई आपके बहुत से रिलेटिव हैं, एक होता है किसी को जवाब मत दो, हटाओ, दो चार को जवाब दो, फिर बाकी सब नाराज हो जाते हैं। एक तरीका कि नहीं, सबको जवाब दो ना, सबसे रिलेशन बना के रखो, ये भी तरीका है। तो भारत ने सकारात्मक स्वरूप को स्वीकार किया, सब धर्म संभव कहते हैं ना, सभी धर्म में समानता हो, सभी धर्मों को बराबर नजर से देखा जाएगा, सबको फलने फूलने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। ये पंथ निरपेक्ष। और सर ये हज वाला जो आपने एग्जांपल दिया, हाँ, उसमें है, उसमें स्वीकार करना चाहिए कि सर डिस्क्रिमिनेशन तो रहा है, लेकिन अभी मौजूदा सरकार जो है, आप उसको फुलफिल कर दीजिएगा, पैचअप कर दीजिएगा कि जो मौजूदा सरकार है सर, वो हिंदू धर्मावलंबियों को भी विभिन्न धार्मिक यात्राओं के लिए, खासकर बुजुर्गों को, है ना, निःशुल्क यात्रा करवा रही है उनको सिर्फ। तो ये अच्छा है, हर धर्म में हो, कहना चाहिए, इससे हर धर्म में हो, इससे क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर पर सभी धर्मों के प्रति आपस में एकजुटता बढ़ेगी, समानता बढ़ेगी। असंतोष कब आता है, जब एक को दीजिएगा मिठाई और दूसरे को नहीं दीजिएगा, नहीं समझे? ठीक। सर लिव इन वाला जो क्वेश्चन था सर, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। कोर्ट ने तो सर अलाउ किया है, तो फिर इससे क्या, मैं उसके अगेंस्ट नहीं, मैं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, कोर्ट यह कभी नहीं कहता है कि आपको कैसे रहना है। कोर्ट तब बोलता है जब आप कहते हैं कि यह मैं कर रहा हूं, यह कानूनन की दृष्टि से क्या है। चुनाव करने की स्वतंत्रता हमेशा व्यक्ति के पास सुरक्षित है, वह अपने सामाजिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप अपनी जीवन जीने की कला चुने। कोर्ट कभी नहीं कहता है कि आप लिव इन में रहो कि ना रहो, वो कहता है अगर कोई रहता है तो उससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उस चुनाव की स्वतंत्रता उसको है। लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य जिससे हम आ रहे हैं वह कहां तक बचेगा, इसका देखिए, किसी चीज का एक होता है कम छोटे समय का इंपैक्ट, एक होता है फार रीचिंग इंपैक्ट। आप किसी चीज को आप तत्काल अपने जीवन में लाभ हानि के रूप में देख सकते हैं, लेकिन जब आप यह देखते हैं कि आज से 20 साल 25 साल 3 सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में लोग इसको कैसे देखेंगे, इससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगली पीढ़ी पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, सोशल हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे इससे हानि पकड़ेगा। जब आप इन सारी चीजों की फिक्र करते हैं तो आप अपने सुख को थोड़ा त्याग देते हैं सोसाइटी के इंटरेस्ट में। तो हमारा जो संस्कृति है वो त्याग मूलक संस्कृति है। हम अपने खुशियों को कम करते हैं, मेरे बच्चे, मेरे अगले लोग, मेरे बुजुर्ग सुखी रहें, हमारे समाज सुखी हो, यही तो सेक्रीफाइस है। तो हमारा समाज सेक्रीफाइस मूलक है, इसलिए निजता का, स्वतंत्रता का हमको आनंद आएगा। इससे अच्छा है कि आनंद थोड़ा कम ही लेंगे, हम आधा रोटी कम ही खाएंगे, लेकिन सबको साथ लेके चलें। ये संगच्छध्वम संपदध्वम, साथ साथ चलें, साथ साथ परोर करें, नैतिक मूल्य बचे, सामाजिक मूल्य बचे, सांस्कृतिक मूल्य बची रहे। तो व्यक्ति त्याग भी करता है तो उसको आनंद की, स्वर्ग की तरह आनंद पाता है उसमें। ये हमारा कल्चरल एटिकेट्स है और ये चुनने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। इसलिए मैंने कहा आपका आंसर सही था। धन्यवाद।